हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दीमक का सामाजिक संगठन और दीमक के लक्षण। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दीमक का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ टर्माइट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रबंधन। एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। सस्य प्रबंधन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की दीमक के लक्षण और दीमक का सामाजिक संगठन। ओके, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं दीमक का प्रबंधन, और दीमक का प्रबंधन में सबसे पहले हम बात करेंगे सस्य प्रबंधन। आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने बात की तो कि दीमक के श्रमिक प्राणी होते हैं। इन श्रमिकों के द्वारा रहने के लिए टर्मिटेरिया का निर्माण किया जाता है। ओके, इन्हीं टर्मिटेरिया के अंदर दीमक निवास करती है। तो सस्य प्रबंधन में क्या किया जाना चाहिए कि इन टर्मिटेरिया को खोदकर नष्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सस्य प्रबंधन कि दीमक के आवास टर्मिटेरिया दीमक के आवास टर्मिटेरिया की खुदाई कर दीमक के अंडे अभ्रक निम्फ तथा प्रोडों को नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर इसका प्रबंधन किया जा सकता है। नष्ट कर इसका प्रबंधन किया जा सकता है। ओके, टर्मिटेरिया की खुदाई का दीमक के अंडे अभ्रक तथा प्रोडों को नष्ट कर इसका प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें सस्य प्रबंधन और किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए या अधिक फसल प्राप्ति के लिए हरी खाद तथा गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनसे दीमक आकर्षित होती है। क्या मतलब रहा कि खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए डाले जाने वाली हरी खाद तथा कच्चे गोबर की खाद दीमक को क्या करती है? आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि हरी खाद या कच्ची गोबर की खाद के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और दीमक का जो प्रमुख आहार है, मुख्य आहार है, वो कौन होता है? सेलुलोज। ओके, अब हम बात करते हैं कि दीमक के अंदर क्या सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि दीमक के अंदर सेलुलोज का पाचन होता है, तो क्या वास्तव में इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखिए, दीमक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेलुलोज का पाचन करने वाला सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर क्या पाया जाता है? तो इसकी आंत में, दीमक की आंत में, इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, और इस प्रोटोजोआ के द्वारा क्या किया जाता है? इस सेलुलोज का पाचन किया जाता है। क्या मतलब रहा कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने वाला विशेष प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसकी आंत में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, और ये इस प्रोटोजोआ के द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जाता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, खेतों में हरी खाद
ग्रीन मैन्योर तथा कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये दीमक को आकर्षित करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्या विशेष बात, तो दीमक की आंत में इंटेस्टाइन में सेलुलोज का पाचन करने वाला प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। यह सेल्यूलोज दीमक का प्रमुख आहार होता है। ओके, दीमक के अंदर सेलुलोज का पाचन करने वाला विशेष प्रकार के एंजाइम्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन इसकी आंत में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। नेक्स्ट हम बात करें और किस तरह से सस्य प्रबंधन किया जा सकता है, तो देखिए, फसल की कटाई के पश्चात जो शेष बचे पादप अवशेष हैं वो भी क्या करते हैं, दीमक को आकर्षित करते हैं। तो दीमक के प्रभावी नियंत्रण के लिए या इसके सस्य प्रबंधन के लिए कटाई के पश्चात शेष रहे पादप अवशेषों को खेत से अलग या नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए किस तरह से सस्य प्रबंधन किया जा सकता है, तो खेतों में फसल कटाई के बाद शेष रहे पादप अवशेषों को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरह का है इसका सस्य प्रबंधन, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मैनेजमेंट, रासायनिक प्रबंधन। केमिकल मैनेजमेंट। ओके, देखिए सस्य प्रबंधन के पश्चात क्या कहना चाहना चाहिए, तो रासायनिक प्रबंधन। और रासायनिक प्रबंधन के लिए क्या किया जाए, तो विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से रसायनों का उपयोग किया जा सकता है, कितनी मात्रा में किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे खेत जिनमें बारंबार या प्रतिवर्ष दीमक का प्रकोप होता है, तो उन खेतों में फसल बुआई से पूर्व मिथाइल पैराथियन या मेलाथियन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, मिथाइल पैराथियन या मेलाथियन की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि उपचारित या मिट्टी उपचारित किया जाना चाहिए। ओके, क्या मतलब रहा कि ऐसे खेत जिनमें प्रतिवर्ष दीमक का प्रकोप होता है, बार बार दीमक का प्रकोप होता है, तो ऐसे खेतों में या ऐसी मिट्टी में फसल बोने से पूर्व मिट्टी को मिथाइल पैराथियन या मेलाथियन की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि उपचारित किया जाना चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन में। तो ऐसे खेत जिनमें प्रतिवर्ष दीमक का प्रकोप होता है उन खेतों में फसल बुआई से पूर्व मिथाइल पैराथियन या मेलाथियन चूर्ण की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि उपचार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि उपचार करना चाहिए। ओके। जिन खेतों में दीमक का बारंबार प्रकोप होता है, बार बार रिपीटेशन होता है, उन खेतों में फसल लगाने से पूर्व मिथाइल पैराथियन या मेलाथियन चूर्ण की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी उपचारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें और क्या किया जा सकता है। तो देखिए गेहूं की फसल लगाने से पूर्व गेहूं के बीजों को 1 क्विंटल बीज को मिथाइल पैराथियन 20% देखिए और क्या किया जा सकता है। तो गेहूं की फसल लगाने से पूर्व गेहूं के 1 क्विंटल बीज को क्लोरोपाइरीफास 20 EC या क्विनाल्फास 20 EC, क्लोरोपाइरीफास 20 EC या क्विनाल्फास 25 EC की 400 मिलीलीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, बीजोपचार किया जाना चाहिए। वापस से देखिए गेहूं की फसल लगाने से पूर्व गेहूं के बीजों को क्लोरोपाइरीफास 20 EC या क्विनाल्फास 25 EC की 400 मिलीलीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति क्विंटल के हिसाब से बीजोपचार किया जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट रासायनिक प्रबंधन में हम ये कहें कि गेहूं की फसल लगाने से पूर्व इसके बीजों को क्लोरोपाइरीफास 20 EC या क्विनाल्फास 25 EC की 400 मिलीलीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति क्विंटल की दर से बीजोपचार किया जाना चाहिए। प्रति क्विंटल की दर से बीजोपचार किया जाना चाहिए। ओके।
नेक्स्ट हम बात करें और क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए फसल को दीमक से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक प्रबंधन में हम और क्या कर सकते हैं। तो देखिए खड़ी फसल में यदि दीमक का प्रकोप हो, खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास की 4 लीटर मात्रा को, क्लोरोपाइरीफास की 4 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से, यदि खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरोपाइरीफास की 4 लीटर मात्रा को सिंचाई के पानी के साथ प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई की जानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट और क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर, खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफास की 4 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ सिंचाई की जानी चाहिए। ओके, खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास की 4 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ सिंचाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की कि दीमक ना केवल खेतों में बल्कि ये घरों में भी नुकसान पहुंचाता है और खेतों के साथ साथ फसलों और ये बगीचों तथा नर्सरी को भी नष्ट करता है। तो यदि नर्सरी में दीमक का प्रकोप हो तो क्या किया जाना चाहिए, तो मिथाइल पैराथियान 2% या मेलाथियान 5% की मात्रा को या चूर्ण को 50 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से उपचारित किया जाना चाहिए। क्या मतलब रहा कि पौधशालाओं में या नर्सरी में दीमक के प्रकोप को कम करने के लिए या इसका प्रबंधन करने के लिए मिथाइल पैराथियान 2% या मेलाथियान 5% की 50 ग्राम मात्रा प्रति गड्ढे की दर से उपचारित की जानी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट रासायनिक प्रबंधन कैसे करें, तो देखें पौधों की रोपाई से पूर्व मिथाइल पैराथियान 2% या मेलाथियान 5% चूर्ण की 50 ग्राम मात्रा को प्रति गड्ढे की दर से उपचारित किया जाना चाहिए। ओके, नर्सरी में दीमक के प्रभाव को कम करने के लिए मिथाइल पैराथियान 2% या मेलाथियान 5% चूर्ण की 50 ग्राम मात्रा को प्रति गड्ढे की दर से उपचारित किया जाना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरह का था दीमक का प्रबंधन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।